हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग पॉइंट एंड आई एम पूजा। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम देखेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है, इस वजह से हम इसे स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हैं। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस बहुत ही बड़ी टॉपिक को हमने आने वाले कुछ वीडियोज़ पर देखा था। सो आज मैं स्टार्टिंग में एक बार डिस्कस कर दूँगी इस टॉपिक को। सो फ्रेंड्स, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस टॉपिक को टच करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोग्रेस जानना बहुत ही ज़रूरी है। यह टॉपिक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से भी पहला है। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला टॉपिक है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। मतलब इंग्लिश लिटरेचर की अगर हमें हिस्ट्री जाननी है तो पहले इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग हुई थी 4th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक। ओके, चलिए जान लेते हैं इस एज में क्या क्या हुआ, क्या क्या नोटेबल है और कौन कौन इस एज में राइटर्स थे और किस वजह से इंग्लिश लिटरेचर का ये ओल्ड एज फर्स्ट एज माना गया। जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर जानना ज़रूरी है, इस एज में ही सबसे पहला वर्क वी वुल्फ नाम की एक पोइट्री मिली थी जो कि इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले पोएम मानी जाती है। अब देखिए, इस एज में ऐसे तो किसी के सामने ऐसा कोई राइटर नहीं था, तो इस बी वुल्फ के वजह से क्या हुआ, लोगों के सामने ये बात आ चुकी कि इससे पहले कुछ मशहूर राइटर्स हो चुके थे जो अभी भी गुमनाम हैं। क्योंकि उस वक्त तो ऐसा फैक्ट नहीं था कि हम जो कुछ भी लिखते हैं और जो लिखा हो उसका सिग्नेचर या उसका कोई नाम हो। उस वक्त लोग बस लिख दिया करते थे, उन्हें अपनी प्रायोरिटी वहाँ रखना ज़रूरी नहीं लगता था। उस वजह से ये बी वुल्फ किसने लिखी पता नहीं, लेकिन जिसने भी लिखी है वो लिखी है एक कॉटन के कपड़े पर, क्योंकि उसी हालत में उसे पाया गया। उस वजह से भी ये जानना ज़रूरी है कि वो क्या था, इस पोइट्री में क्या था और इस पोइट्री में जो लिखी है उसका मीनिंग क्या था, ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो पोएम स्टार्ट होती है बी वुल्फ नाम के एक नायक से जो कि हीरो ऑफ ग्रेट का राजा था। उसी के साथ यहाँ पर एक दूसरा राजा दिखाया जाता है जिसका नाम है रोदगर, द किंग ऑफ डेन। वो डेन्स का राजा था, पर एक बार उस पर मेड हॉल का एक राक्षस मॉन्स्टर ग्रेंडल द्वारा हमला कराया गया। उस वक्त रोदगर की चली जाने वाली थी, लेकिन सही वक्त पर बी वुल्फ आकर उसे बचा लेता है। अब जान के बदले जान तो उसे बी वुल्फ नहीं दे सकता था, उस वजह से हिरोदगर ही उसे अपने पूरे शासन को उसके हवाले कर दिया। उस वजह से अब डेन का भी राजा बी वुल्फ बन चुका था। सो बी वुल्फ अब हिरोदगर का भी राजा था और डेन का भी राजा था। उस वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली। 50 साल के बाद अब बी वुल्फ ने एक ड्रैगन को भी मार दिया था। उस वक्त एक ड्रैगन को हरा देना उतनी ईजी बात नहीं था। उस वजह से उसके सैनिकों ने फिर उसका बहुत ही बड़ा स्मारक बना दिया। आगे चलकर उस स्मारक को देखकर कई लोग इस बी वुल्फ की मिसाल दिया करते थे और इसी के साथ ये बी वुल्फ नामक पोयम यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो ओल्ड एज के सभी एंग्लो सैक्सन्स राइटर्स के नाम गुमनाम हैं। माना जाता है कि इनमें 12 मध्यकालीन राइटर्स थे जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। उनमें से सिर्फ 4 लोग के नाम पता है, बाकियों के सारे नाम गुमनाम हैं। और वो 4 फेमस राइटर हैं कैडुमैन, बेड, अल्फ्रेड द ग्रेट और सेनेवुल्फ। फ्रेंड्स, इनमें से कैडुमैन नाम का जो राइटर है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। इस एज के इस 12 राइटर्स ने जर्मनी भाषा की कविताओं का खुद का रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त द ड्रीम ऑफ द रोड नाम का वर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस था। फिर आगे चलकर 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 2 कविताएं बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। सबसे पहली थी द वेंडरर और दूसरी थी द सेफरर। दोनों का अपना ही एक धार्मिक विषय है। वो क्या है, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं द वेंडरर के बारे में। यहाँ द वेंडरर किसने लिखी है ये तो अब तक नहीं पता है, लेकिन जिसने भी लिखी है लिखा एलिजी टाइप में। तो कहानी शुरू होती है एक योद्धा के साथ। एक योद्धा है जो कि ठंड में समुद्री रास्तों से घूमता हुआ अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब वो युवक था।
जब वो अपने स्वामी साथियों के साथ बड़ी मित्रतापूर्ण रहता था, जिन्हें वो फिलहाल एक युद्ध में खो चुका है। फिलहाल वो उनके स्वामी के अंतिम संस्कार कर रहा है। उस वक्त से वो उनके बारे में सोच सोचकर बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस साहित्य में जीवन को 3 चरणों में विस्तारित किया है। सबसे पहला चरण जिसमें आदमी अकेला होता है, एकांत व्यक्ति, जिसका मतलब फिलहाल ये योद्धा अपने साथी और अपने स्वामी को याद करता हुआ खुद को अकेला समझ रहा है। दूसरा चरण में आता है मॉडर्न व्यक्ति, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति मन में परेशान होना, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मन में परेशान है। और लास्ट में वो आखिरी चरण में बताते हैं जिसका नाम है स्नॉटर व्यक्ति, कि मनुष्य मन में जो तरह तरह के बातें आते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद समझ चुका था कि जीवन, यानी कि मनुष्य के मन में जो तरह तरह के बातें आते हैं, उससे एक्सपीरियंस लेने के बाद वो समझ चुका था कि जीवन कठिनाइयों और पीड़ा से भरा है। सो द वैंडरलैंड यहाँ 3 चरणों पर ख़त्म हो जाता है। फ्रेंड्स, हमारी अगली पोयम है द सेफरर। इसे भी किसने लिखा है किसी को ये पता नहीं, इसे पब्लिश किया है इसका भी कोई पता नहीं है, लेकिन जिसने भी लिखा है वो लिखा है 124 लाइन्स में। इसमें एक हाविक है जो अपने बीते हुए पल को याद कर रहा है। उसके मन में उसका मूल्यांकन अपनी निजी जिंदगी से कर रहा है। वो समुद्री यात्रा करता है और मन ही मन में खुद को बोलता है कि संसारिक सुख नहीं रहेगा, कि पुरुषों को की बहादुरी के कर्मों के साथ साथ शैतान का विरोध भी करना चाहिए। अच्छा कर्म ही हमेशा साथ रहता है। मरने के बाद संसार को कोई धर्म आत्मा को लाभ नहीं पहुंचा सकता। सो इस पोएम के आखिरी में वो अमेन करके कविता को समाप्त करता है। इस वजह से हम समझ सकते हैं कि क्रिश्चियन धर्म में प्रार्थना खत्म करने के बाद अमेन क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में शास्त्रों साहित्य को महत्व दिया गया है। उनमें से किंग अल्फ्रेड का ब्योथियस का कॉन्सोलेशन ऑफ फिलॉसफी का ये अनुवाद बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, ओल्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बस इतना ही है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ये स्टार्टिंग थी और स्टार्टिंग में इतना ही है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को कवर अप किया है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगा सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get every notifications. Thanks for watching.